नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी के कुछ अंश हमने पाठ्य पुस्तक में से वीडियो के स्वरूप में देखे थे। मैंने आपको गृह कार्य के रूप में शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना तथा पाठ्य पुस्तक के एक पन्ने को पढ़ने का काम दिया था और मैं आशा करती हूँ कि आपने वह काम जरूर किया है, क्योंकि आपको काफी दिनों का समय मिल गया है जब तक अगली क्लास आएगी। सही है बच्चों? तो चलिए आज हम अपनी वही इकाई को आगे बढ़ाएंगे। पिछली इकाई में हमने उनके जीवन की कुछ यात्राओं को और उनके व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं के बारे में वीडियो के स्वरूप में जाना था। आइए इस पाठ वीडियो के स्वरूप में देखेंगे, जिसमें पठन हो रहा है और आपको ध्यान से श्रवण करना है। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहां तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहां तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्वों का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूं। साथ ही यह भी मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ कहते थे वही करते थे। जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा
देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। यहां से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहां से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक ओर गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मैं समझता हूं कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की
इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। विद्यार्थी मित्रों, कैसा लगा आपको वीडियो? आइए हम देखते हैं कि इस पाठ में आपने क्या क्या समझा है। बच्चों, अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा है तो आपने यह जरूर देखा होगा कि बहुत ही उम्र में लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी। उन्होंने महात्मा गांधी जी के प्रभाव में आकर अपनी स्कूल की पढ़ाई कम आयु में छोड़ दी थी, क्योंकि वे महात्मा गांधी जी से इतने प्रभावित हुए थे कि यदि इतना सरल व्यक्ति पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए इस तरह से लड़ रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने भी अपना योगदान देने के लिए अपनी स्कूल की पढ़ाई को छोड़ा था। उनके पूरे जीवन पर महात्मा गांधी जी की सरलता और उनकी जो सत्य और अहिंसा की विशेषताएं थी, उनका उनके ऊपर बहुत प्रभाव था। पाठ के वीडियो में हमने यह भी देखा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए वे कई बार जेल भी गए। 12 वर्षों के अपने पूरे संघर्ष में वे 7 बार जेल गए थे और एक बार तो 3 वर्ष के लिए लगातार वह जेल में रहे थे, जो उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा थी। आज हम आज़ाद हैं और जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे बच्चों, तब देश पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं था। हम गुलामी में से निकले थे। देश टूटा था,
बिखरा हुआ था और उसको जोड़ना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उसके बाद देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आई थी। राजनीति में भी वे सक्रिय होकर हमारे देश की आज़ादी के बाद भी देश के उत्थान के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद देश को एक सर्वोच्च नेता की ज़रूरत थी, ऐसा नेता जो राजनीति में रहकर प्रजातंत्र के नियमों को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाए, देश को भू जगत के पटल पर एक उच्च स्थान दिलाए। तो इसी तरह उन्होंने राजनीति से अपने आप को अलग न रखकर सांसद के स्वरूप में, राज्यपाल के स्वरूप में अपना योगदान दिया है तथा जवानों और किसानों दोनों के पक्ष में अपना मत रखकर दोनों को ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। लोक सेवा मंडल से जुड़ना, छात्रों को संबोधित करना और आज की जो युवा पीढ़ी जो उस वक्त थी उसको देश को आगे चलाने के लिए प्रेरित करना उनका मुख्य हेतु था। लाल बहादुर शास्त्री जी हमेशा ये कहते थे कि हमारा देश प्रजातंत्र है, लेकिन सिर्फ उसके जो आनंद है वही लेना हमारा कर्तव्य नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया था। आपने पाठ के अंत में यह जरूर श्रवण किया होगा वीडियो में। वह जो वाक्य हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के, वह मुझे बहुत पसंद है बच्चों, क्योंकि हमारे सारे जीवन का सार उसमें आता है। यदि हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं तो लगता है सब कुछ स्वच्छ है, पर ऐसा नहीं है बच्चों। हमें अपने देश को भी स्वच्छ रखना है। जो मूल्य हम घर में चाहते हैं या दूसरों से अपेक्षा रखते हैं, वही मूल्य हमें देश के प्रति, समाज के प्रति भी देना चाहिए। तो वह जो छोटा सा अंश है दीक्षांत समारोह में जो उन्होंने छात्रों को संबोधित किया था, वह मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रिय है और आइए मैं उसका पठन आपके लिए करना चाहती हूँ। एक एक शब्द और उसका जो भाव है वो आप ध्यान से समझिएगा तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का, उनके कर्मयोगी होने का जो पूरा विवरण है वो बच्चों आप आराम से समझ पाएंगे। और मैं जरूर आपसे ये आशा रखूंगी कि उनकी यह जो वाक्य हैं दीक्षांत समारोह के, वह आप सभी को जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि आप में समर्पण की भावना, सेवा की भावना, कर्तव्यनिष्ठ बनने की जो भावना है वह आप अपने आप में प्रस्थापित कर सकें। तो चलिए मैं उसका पठन करूंगी और आप बहुत ध्यान से उसका श्रवण करिएगा। आइए देखते हैं। छात्रों को संबोधन दीक्षांत समारोह में, वह तारीख थी बच्चों 19 दिसंबर 1964। उनका संबोधन कुछ इस प्रकार है। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। बच्चों एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। तो बच्चों आपने क्या सीखा उनके इस संबोधन से? जरा सोचिए, कुछ मुद्दे अपने आप मन में उजागर करिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है बच्चों कि हमारे पास जो कुछ भी हक हैं जिनका हम आनंद लेते हैं और हमारे पास जो भी स्वतंत्रता है, निजी स्वतंत्रता जो हमें संविधान प्राप्त करता है, उसके साथ साथ कर्तव्यों के बोझ को भी समझना चाहिए। और प्रजातंत्र में हमें संपूर्ण आज़ादी है। हम हर तरह से, हम जो धर्म चाहें
वह निभा सकते हैं, हम जो खाना चाहें वह खा सकते हैं, हम जहां घूमना चाहें घूम सकते हैं। संविधान हमें यह अधिकार देता है कि हम देश के किसी कोने में अपने जीवन उपार्जन के लिए आ जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। हर तरह के हक हमें अपने संविधान से मिले हुए हैं और प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता भी हमें मिली हुई है, लेकिन हमें स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस प्रतिबंध से क्या मतलब है बच्चों, कि क्या हम कहीं घूमना फिरना छोड़ दें, हमें जो करना है हम वो करना छोड़ दें? नहीं बच्चों, यहाँ पर प्रतिबंध से अर्थ है कि हम देश के हित में काम करें, देश की सुरक्षा के लिए काम करें और देश के लिए जो अच्छा है, देश जिससे आगे बढ़ सके, उस प्रकार के कार्य हम करें। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि देश की गरिमा पर कोई लांछन लगे, और यदि कोई ऐसा कार्य हम करने वाले हैं तो उस पर हमें प्रतिबंध लगना चाहिए, उस पर हमें स्वेच्छा से खुद से प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का यह कथन मुझे बहुत प्रिय है और आपको भी प्रिय होना चाहिए बच्चों, क्योंकि प्रजातंत्र का दुरुपयोग हमारे देश के लिए खतरनाक है। तो प्रजातंत्र को हम अच्छे से स्वीकारें, उसका आनंद लें तथा अपने स्वतंत्रता को देश के हित में लगाएं। और आप तो आगे की आने वाली युवा पीढ़ी हैं, आपको आगे पढ़ लिख कर समाज में अपना योगदान देना है, आर्थिक योगदान देना है और अपनी बुद्धिमत्ता से भी योगदान देना है। तो आप इन शब्दों को, ये जो हमारे देश के सही मायने में जो हीरो कहलाते हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है। तो आप सब बोलिए कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे, प्रजातंत्र के नियमों का पालन करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इस पाठ के अगले अंश के अंदर जो नए शब्द आए थे उनको हम जानते हैं और उनके अर्थ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अपरिचित शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द है बच्चों आस्था, जिसका अर्थ है श्रद्धा। समर्पण, उसका अर्थ है अर्पण, समर्पित होना, किसी के प्रति अर्पित होना, अपने कार्य के प्रति समर्पित होना। तीसरा शब्द है बच्चों विरासत, विरासत का अर्थ है उत्तराधिकार। चौथा शब्द है प्रदत्त, प्रदत्त का अर्थ है दिया हुआ। जैसा कि आपने उस संबोधन में देखा था ना, निजी स्वतंत्रता हमें संविधान ने प्रदत्त किया है, मतलब संविधान ने हमें दिया है। निहित, निहित का अर्थ है अंतर्गत, उसमें शामिल जो होता है उसके निहित है, उसके अंतर्गत है। आइए कुछ और शब्द देखते हैं बच्चों। अगला शब्द है दक्षता, जिसका अर्थ है निपुण, किसी भी कार्य में दक्ष होना, निपुण होना, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपर्ट होना भी कहते हैं। अगला शब्द है, सातवां शब्द देखिए आह्वान। आह्वान का अर्थ है ललकार, स्वतंत्रता के लिए आह्वान करना मतलब ललकारना। आठवां शब्द है उन्मूलन, जड़ मूल से नष्ट करना, जिसे हम कहते हैं नाबूद करना, मिटा देना। नौवां शब्द है बच्चों समन्वय, समन्वय का अर्थ है संयोग। और 10वां शब्द है जन सेवा, जन सेवा का अर्थ है लोक सेवा, लोगों की सेवा करना, समाज में पिछड़े वर्ग की सेवा करना, यह सभी हमारे कर्तव्य हैं बच्चों। विद्यार्थी मित्रों, अभी हमने 10 अपरिचित शब्द देखे हैं। मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि इस पाठ को आप घर पर 2 से 3 बार बार पढ़िएगा, ताकि शब्दों का उच्चारण और उनके अर्थ को समझने में सरलता रहेगी। इकाई 4 का सारांश मैंने आपको समझा दिया है। मैंने उनके संबोधन के कुछ महत्वपूर्ण वाक्य भी आपको बताए हैं। ठीक है बच्चों, और उनके जीवन का पूरा जो ध्येय है, जो वो हमारे जीवन में उतारना चाहते थे, युवा पीढ़ी के जीवन में, वह भी आपको मैंने समझाया है। और आशा करती हूँ कि आप उनके पथ पर आगे बढ़कर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान जरूर देंगे। अब पाठ तो यहाँ पर समाप्त होता है। हमने पठन कर लिया है, अपरिचित शब्दों के अर्थ भी देखे हैं।
अब स्वाध्याय और कुछ प्रश्नोत्तरी की बारी है। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी। यह प्रश्न पाठ्य पुस्तक में नहीं है बच्चों, पर आपने इतने बड़े पाठ को अच्छे से सुना है, समझा है, तो स्वाभाविक है आप मेरे छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर तो दे पाएंगे। चलिए कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूं। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, शास्त्री जी के नाम के साथ कौन सा विशेषण जुड़ा हुआ है? आप सभी के हाथ ऊपर हैं, ऐसा मैं सोच सकती हूं। शास्त्री जी के नाम के साथ कौन सा विशेषण जुड़ा हुआ है? और ये रहा आपका उत्तर, और आशा करती हूं आप सभी के उत्तर सही होंगे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जुड़ा हुआ है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? थोड़ा याद करिए। शास्त्री जी के लिए कर्म ही उनका ईश्वर था, वे कर्म को ही भगवान मानते थे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सी बातें शास्त्री जी के व्यक्तित्व का आकर्षण थी? यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आप सही सोच रहे हैं। आइए पढ़ते हैं, मैंने क्या उत्तर लिखा है। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण पैदा करते थे। यह तीन उनके मुख्य गुण थे। विद्यार्थी मित्रों, अब समय है आज के प्रश्न का। आज का प्रश्न आपके लिए ये रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम के समय कितनी बार जेल गए थे? विकल्प 1 8, विकल्प 2 6, विकल्प 3 4, विकल्प 4 7। आप अपने उत्तर नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं। बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टाटा।